1303। चित्तौड़ में कौन से वंश का शासन? सिसोदिया वंश। शासक राणा रतन सिंह। कौन थे? राणा रतन सिंह। और अगर हमसे पूछे कि चित्तौड़ के अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन गया? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम? अबुल हसन। कव्वाली का जनक? अमीर खुसरो। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, अकाल के दौरान अनाज का वितरण करने वाला कैसा शासक था? पहला शासक। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कम बारिश हुई, उत्पादन नहीं हुआ, जिससे क्या पड़ गया? अकाल। अब अकाल पड़ा तो इसने अनाज का वितरण किया। किसका वितरण किया? अनाज का। इसके पहले जो शासक हुए, चाहे वो ऐबक के वंश के हो, चाहे वो इल्तुतमिश के वंश के हो, चाहे वो बलबन के वंश, उनके समय भी अकाल पड़े थे, लेकिन उन्होंने अनाज का वितरण नहीं किया। तो ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसने अकाल पड़ने पर किसका वितरण किया? अनाज का। जैसे आज फसल खराब हो जाती है तो आपको पता है फसल खराब हो जाती है तो क्या दिया जाता है? मुआवजा, है ना। फिर अगर कहा जाए सराय ए अदल, ये इसके समय दिल्ली का कैसा बाजार था? कपड़ा बाजार। कपड़ा बाजार जो अलाउद्दीन खिलजी के समय था उसको क्या कहा जाता था? सराय दल। गल्ला ए मंडी, ये कैसा बाजार था? अनाज का बाजार। और ये कहां पे था? दिल्ली में। और हमें ये भी पता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन लेके आया? अलाउद्दीन। क्यों लेके आया? क्योंकि उसने सैनिकों को नगद वेतन दिया और बाजार नियंत्रण प्रणाली से उसने वस्तुओं के दाम क्या कर दिए? तय कर दिए। क्लियर है बात? फिर हम देखते हैं दीवाने रियासत, ये एक विभाग की स्थापना की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और यह बाजार व्यापारियों पर क्या करता था? नियंत्रण करता था। मेरी बात सुनना, आज भी जितने भी व्यापारी काम कर रहे हैं, हमारा एक विभाग है, वो खाद्य पदार्थों की जांच भी करता है और वस्तुओं के दाम भी देखता है कि ये वस्तु ज्यादा दाम पे तो बेची नहीं जा रही है। तो उसी तरह ये विभाग काम करता था किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। क्योंकि उसने वस्तुओं के मूल्य क्या कर दिए थे? फिक्स कर दिए थे कि ये वस्तु इससे ज्यादा नहीं बेची जा सकती। क्यों तय कर दिए थे? क्योंकि वो सैनिकों को पैसा दे रहा है और पैसे की ये खाद है, खजाना तो नहीं लुटा देगा सैनिकों पे। तो ये चाहता था कि वो जितना पैसा उसके सैनिकों को दे रहा है उसमें उसके सैनिकों का अच्छे से क्या हो जाए? गुजर बसर हो जाए। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो सैनिक कहीं ना कहीं मानसिक रूप से क्या होंगे? प्रताड़ित होंगे। मैंने इसीलिए कहा कि सेना में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में पैसा इसीलिए क्या रहता है? ज्यादा मिलता है, ताकि वो मानसिक रूप से क्या रहे? मुक्त रहे। पुलिस में सर कम रहता है क्योंकि सरकार को पता है पुलिस वाले अपना काम चला लेते हैं, इसीलिए उनका वेतन क्या रहता है? कम रहता है। क्योंकि उनको पता है कि हम 22,000 देंगे, 50,000 तो ये खुद क्या होंगे? कर लेंगे। ऐसा कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता। चलिए, तो ये किस पर नियंत्रण करते थे? व्यापारियों का। आगे देखते हैं यह। अब इसके बाद क्या होता है? जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है, किसकी मृत्यु होती है? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद एक शासक बनता है जिसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। कौन सा खिलजी? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी थोड़ा अजीब शासक था, इसके हार्मोन्स थोड़े गड़बड़ थे। तो ये ऐसा शासक था कि जब भी ये दरबार में आता था तो ये नग्न अवस्था में आ जाया करता था। कैसी अवस्था में? नग्न अवस्था में। ये ऐसा भी शासक था जिसने आपको क्या घोषित किया था? खलीफा। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक जिसने आपको क्या घोषित किया? खलीफा। देखो, जो खलीफा है वो कहाँ का है? ऐसे मिस्र का। कहाँ का है? मिस्र का। अच्छा, मिस्र कौन से महाद्वीप में आता है? अफ्रीका। कौन सी नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है? नील को। किसको कहा जाता है? नील नदी को। तो मिस्र में जो खलीफा थे वो मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े क्या थे? धर्मगुरु, है ना। और दिल्ली सल्तनत के शासक उनसे अपने पद की स्वीकृति लेते थे। पद की स्वीकृति लेते थे ताकि प्रजा विद्रोह ना करे। क्या ना करे? विद्रोह ना करे। तो ये तो इतना बड़ा वाला था, किसने कहा मैं खुद खलीफा हूं? किसने कहा? मुबारक शाह खिलजी ने। इसने अपने आप को क्या घोषित किया? खलीफा।
एक प्रकार से खलीफा मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि। किसका प्रतिनिधि? ईश्वर का। ठीक है, फिर हम देखें, यह शेख निजामुद्दीन औलिया से द्वेष रखता था। क्या रखता था? द्वेष, मतलब घृणा करता था। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वो एक सूफी संत थे। कौन थे? सूफी संत। इनकी मजार आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी। कहां देखने को मिलेगी? दिल्ली में। एक तो ये इनसे द्वेष रखता था, एक और शासक हमें देखने को मिलेगा जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। वो भी इनसे बैर रखता था। बैर रखने का कारण क्या था कि एक बार खिलजियों की तरफ से इनको दान दिया गया। क्या दिया गया? दान। लेकिन मुबारक शाह खिलजी आया और उनसे कहा कि सारा दान क्या करो? वापस करो। और दान कोई वापस करने की चीज है क्या? नहीं है। तो निजामुद्दीन औलिया ने दान जो है वापस करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। मना कर दिया तो इसने द्वेष रखना चालू कर दिया, घृणा करना चालू कर दिया। किससे चालू कर दिया? निजामुद्दीन औलिया से। खुसर शाह ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या करवा दी। अब ये एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, खुसर शाह। खुसर शाह जो है ये पहला भारतीय मुसलमान था। ये पहला कैसा मुसलमान था? भारतीय। ये पहला भारतीय मुसलमान था। क्या नाम था? खुसर शाह। ये हिंदू से कन्वर्ट होके क्या बना था? मुस्लिम बना था। और ये पहले बहुत खास था। किसका खास था? मुबारक शाह खिलजी। देखो, आप अगर किसी के खास बनते हो तो दो कारणों से बनते हो। सामने वाले को आपके विचार पसंद आते हैं तो वो आपके साथ टाइम एक्सपेंड करता है, उसको आपके विचार पसंद आ रहे हो, या तो सामने वाला आपकी वो चापलूसी कर रहा है और आप चाहते हो कि आपके साथ चापलूस रहे। हाँ या ना? तो दो ही तरीके से खास हो सकते हो, या तो विचारों से या चापलूसी से, है या नहीं? तो अब ये बहुत खास था। मुबारक शाह खिलजी इसको अपना वजीर नियुक्त कर देता है। क्या नियुक्त कर देता है? वजीर। अब ऐसा भी कहते हैं कि जो खुसर शाह था वो शुरू से ही सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और वो मौके की तलाश में था कि कब वो मुबारक शाह खिलजी को हटा दे। अब मुबारक शाह खिलजी ने इसको अपना वजीर बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? वजीर। और इस समय राजा के बाद जो सबसे बड़ा पद था वो किसका था? वजीर का। तो क्या लगता है मुबारक शाह खिलजी का ये विश्वास पात्र होगा या नहीं होगा? होगा। तभी क्या मिला है? इतना बड़ा पद मिला है। लेकिन इसने मौका देखकर मुबारक शाह खिलजी की क्या कर दी? हत्या कर दी और स्वयं क्या बन गया? शासक बन गया। तो ये दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा भारतीय मुसलमान है। भारतीय क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कन्वर्ट होके बना था। ऐसा मुसलमान है जो दिल्ली सल्तनत का क्या बना? शासक बना। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक अगर कोई है तो वो खुसर शाह है। खुसर शाह हत्या करता है किसकी? मुबारक शाह खिलजी की। ये मुबारक शाह खिलजी के समय कौन से पद पे था? वजीर के। और फिर सुल्तान बनता है कौन? खुसर शाह। अब नासिरुद्दीन खुसर शाह सुल्तान बना। जैसा मैंने कहा ये प्रथम भारतीय मुसलमान था जो क्या बना? सुल्तान बना। कौन सी सल्तनत में? दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, इसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि क्या की? धारण की। शासक बहुत सारी उपाधि धारण करते थे, कई राजाओं ने उपाधि धारण की, तो उसी प्रकार से इसने भी एक उपाधि धारण की कि ये पैगंबर का क्या है? सेनापति। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि विक्रमादित्य भी एक उपाधि है और विक्रमादित्य उपाधि कितने शासकों ने धारण की है? 14। कितने शासकों ने? 14। अब ये शासक बना भाई साहब। अब इसकी भी हत्या हो जाती है और इसकी हत्या कौन करता है? गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक खुसर शाह की हत्या करने के बाद कौन से वंश की स्थापना करता है? तुगलक वंश। और तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड हम देखते हैं वो है 1320 से 1414, मतलब लगभग 94 ईयर्स। 94 ईयर्स किसका शासन है? तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक अगर किसी वंश ने शासन किया तो तुगलक वंश। देखो दो है, एक सबसे लंबे समय तक और एक सबसे कम समय तक। सबसे कम समय खिलजी वंश का है
और मैंने लास्ट टाइम कहा था कितने वर्ष, 30 वर्ष। 30 साल किसने शासन किया, खिलजी वंश ने। 1290 से 1320, 1290 से 1320 तक किसका शासन था, खिलजी वंश का। और फिर किसका आया, तुगलक वंश। यह दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि, गाजी। देखो, अगर मैं दिल्ली सल्तनत की बात करता हूं तो मतलब 1206 से 1526, 1206 से 1526 तक का जो इतिहास है वो कौन सी सल्तनत का है, दिल्ली सल्तनत। कौन सी सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। इसके बाद मुगल काल प्रारंभ होता है। कौन सा काल, मुगल काल। तो इस समय दिल्ली सल्तनत, तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण की वो कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। सर गाजी का मतलब क्या होता है, गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। किसको मारने वाला, काफिरों को मारने वाला। अब इसके दो तरीके से अर्थ लिए जाते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके। अच्छे से पानी पीते हुए एक फोटो इनको सेंड करो ताकि ये देखती रहे कि तुम पानी कैसे पीती हो पास में। तो काफिरों के दो अर्थ लिए जाते हैं। आप कोई पानी पी रहा है तो उसको बड़े गौर से देखे, वाह यार क्या पानी पी रहा है यार, गजब यार। तो ऐसा, चलिए, तो मैंने ये कहा काफिरों के दो अर्थ लिए जाते हैं। एक, अगर ये इन्होंने ये समझा कि काफिर वो है जो मूर्ति पूजा करता है। कैसी पूजा करता है, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा करता है, इन्होंने ये समझा। बाकी इस्लाम में ये है, काफिर वो है जो इस्लाम की पद्धतियों को नहीं मानता है। इनमें जो पूजा पद्धति इस्लाम में जो कही गई, 5 बार नमाज पढ़ना, अपना जमीर अच्छा रखना, उसको नहीं मानता। तो वास्तविकता से ये अर्थ है, लेकिन इनने समझा काफिरों को मारने वाला मतलब ऐसे काफिर जो क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। तो ये पहला ऐसा शासक था जिसने किसकी उपाधि धारण की, गाजी। दिल्ली सल्तनत में दो ऐसे शासक हैं जो गाजी की उपाधि धारण करते हैं। पहला तो गयासुद्दीन तुगलक है। इसके बाद एक लोदी वंश का शासक आएगा, बहलोल लोदी। कौन आएगा, ये भी किसकी उपाधि धारण करेगा, गाजी। तो दिल्ली सल्तनत में कितने ऐसे शासक हैं जिसने गाजी की उपाधि धारण की, 2। क्या मेरी बात समझ में आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने तुगलक नामा, कौन सा ग्रंथ, तुगलक नामा में इसके कार्यों का उल्लेख किया है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था मतलब पोस्ट ऑफिस, यातायात व्यवस्था मतलब ट्रैफिक को व्यवस्थित करने का श्रेय किसको है, गयासुद्दीन तुगलक। आप बोलोगे सर अमीर खुसरो का नाम बड़ा आ रहा है। अमीर खुसरो ने 6 से 7 शासकों का क्या देखा था, कार्यकाल देखा था। सबसे ज्यादा शासकों का टेन्योर, समय देखने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो कौन है, अमीर खुसरो। दिल्ली सल्तनत के सबसे ज्यादा राजाओं का कार्यकाल देखने वाला कौन है, अमीर खुसरो। मेरी बात सुनो, नरेंद्र मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह। उनको देखा हुआ है लगभग सभी ने, नहीं देखा, देखा है। अभी किसको देख रहे हो, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हो, थोड़ा सम्मान से बोलो, प्रधानमंत्री का पद है। चलिए, इसके बाद भी कोई प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बाद भी कोई प्रधानमंत्री बनेगा, और हम जब तक 100 साल तक जिएंगे, जी लोगे तुम, मतलब जब तक भी जियोगे 60-70, जब तक भी लाइफ लाइन है तुम्हारी, तो तुम और प्रधानमंत्री देख लोगे या नहीं देख लोगे। मान लीजिए 80 साल जियोगे या 100 साल जियोगे, अब लगभग 10-15 प्रधानमंत्री और देख लोगे। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का, 5 साल का। कितने साल का, 5 साल। 10 प्रधानमंत्री 50 साल, अभी खुद 20 से प्लस होंगे तुम, है ना। तो मतलब 12-13 प्रधानमंत्री तो देख लोगे ना।
तो आप कहोगे कि मैंने कितने प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा, 13 का देखा, 14 का देखा। उसी प्रकार से सबसे ज्यादा राजाओं का कार्यकाल किसने देखा? अमीर खुसरो। आशिका किसका ग्रंथ है? अमीर खुसरो। खजाइनुल फतूह किसका ग्रंथ है? अमीर खुसरो। और इसी ग्रंथ में इसने कहा कि चित्तौड़ में कितने महिलाओं ने जोहर किया? 16,000। 16,000 का जोहर हुआ। और ये बात खुद किसने की? अमीर खुसरो। और ये बात ये कर सकता है क्योंकि ये चित्तौड़ गया था। और चित्तौड़ किसकी राजधानी था? मेवाड़ की। चित्तौड़ किसकी राजधानी? मेवाड़ की। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन ने वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया और इसका नाम बदल के क्या रख दिया? सुल्तानपुर। अब थोड़ा सा पीछे याद कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने भी वारंगल का अभियान किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। याद आ रहा है? लेकिन वो खुद नहीं गया था। किसको भेजा? मलिक काफूर। वहां का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। उसने मलिक काफूर को एक हीरा दिया था, कोहिनूर हीरा। और मलिक काफूर ने वो हीरा किसको दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी करा था। तो इसका मतलब है खिलजी वंश जब समाप्त हुआ तो वारंगल क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। क्योंकि जब भी कोई मजबूत शासक हटता है, उसके बाद कोई कमजोर शासक आता है मलका, तो उसके नीचे कोई शासक नहीं रहना चाहता। ये दुनिया का रूल है। कमजोर व्यक्ति के अधीन कोई रहना नहीं चाहता। हाँ या ना? आप चाहते हो कि आपका सुपीरियर जो हो वो क्या? स्ट्रांग हो, पावरफुल हो। अगर वो ऐसे ही गेलिया होगा तो आप उसको रोज बेवकूफ बनाओगे। बनाओगे या नहीं बनाओगे? बनाओगे। तो आप ये चाहते हो, ये मानवीय स्वभाव है। तो जैसे ही कोई अच्छा शासक डेथ होती या वो हट जाता और कोई कमजोर शासक आता, तो उसने पहले वाले शासक ने जिनको अपने अधीन किया है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। तो खिलजी वंश की समाप्ति के बाद कौन स्वतंत्र हो गया? वारंगल। अब वारंगल से टैक्स मिलता था। क्या मिलता था? टैक्स। अरे राजा किसी को जीतता है। वारंगल ने अधीनता स्वीकार की प्रताप रुद्रदेव ने और कहा कि मैं आपको इतना क्या दूंगा? टैक्स दूंगा। अब जब ये स्वतंत्र हो गया तो ये टैक्स भेजेगा क्या? नहीं भेजेगा। और जब टैक्स नहीं आएगा तो खजाना बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। वाह गजब, घटेगा। खजाना बढ़ेगा कि घटेगा? टैक्स नहीं आएगा तो घटेगा ना। दिल्ली का खजाना बढ़ेगा या घटेगा? वारंगल का बढ़ेगा, लेकिन दिल्ली का क्या होगा? घटेगा। तो राजा को चिंता होगी या नहीं होगी? होगी। और ये भी तो चिंता होगी कि आज तो ये स्वतंत्र हो गया, इसके देखी दूसरे भी हो जाएंगे, तो मैं क्या झुंझुना लूंगा हाथ में? ना कटोरा लेना पड़ेगा अपने को। तो ये वापस किसकी विजय करता है? वारंगल की। और वारंगल का नाम बदल के क्या रख देता है? सुल्तानपुर। क्या रख देता है? सुल्तानपुर। राजमुंदरी अभिलेख, ये उड़ीसा में, कहां पर? उड़ीसा। राजमुंदरी अभिलेख में जूना खां को दुनिया का खान कहा गया। अब देखो, ये जूना खां बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर का नाम है। इसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ये किसका नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक। वारंगल का अभियान गयासुद्दीन तुगलक की ओर से कौन करता है? मोहम्मद बिन तुगलक। पर नाम जो है वो राजा का ही आता है। अभियान कोई भी करे, नाम किसका आएगा? राजा का। मोहम्मद बिन तुगलक किसका लड़का था? गयासुद्दीन तुगलक। और इसे जूना खां या जोना खां भी कहा जाता था। जूना खां या जोना खां। इस भाई साहब को असफलताओं का बादशाह, असफलताओं का बादशाह, दिल्ली सल्तनत में असफलताओं का बादशाह कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। इसे पागल शासक, कैसा शासक? पागल शासक। किसे कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसे ही कहा गया पितृहंता। पितृहंता मतलब पिता को मारने वाला। तो मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया। कौन से अभिलेख में? राजमुंदरी अभिलेख। गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान बंगाल का अभियान था।
किसका अभियान था? बंगाल का। अब क्या होता है कि जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल को जीतकर वापस लौटता है तो इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक प्लानिंग बनाता है कि पिताजी मान नहीं रहे, बहुत लंबा समय हो गया और मेरे को शासक बनना है, मेरी उम्र भी जा रही है। तो ये दिल्ली के थोड़ा सा बाहर लकड़ी का एक महल बनवाता है। किसका महल बनवाता है? लकड़ी का। वो लकड़ी का महल इस प्रकार से बनवाता है कि जब भी पिताजी का स्वागत होगा और सामने से हाथियों का दल निकलेगा। किसका दल निकलेगा? हाथियों का। और हाथियों के दल जब निकलेगा तो हाथियों की जो पूरी टुकड़ी निकलेगी उससे क्या होगा? कंपन होगा और ये लकड़ी का महल गिरेगा और पिताजी निपट जाएंगे और फिर अपन क्या बन जाएंगे? शासक बने। सोचो उस समय इतनी प्लानिंग की थी इसने मोहम्मद बिन तुगलक। तो बंगाल से लौटा गयासुद्दीन तुगलक, इसने स्वागत का इंतजाम किया, दिल्ली के बाहर लकड़ी का ऐसा महल बनवाया, वहां पे गयासुद्दीन तुगलक को बिठाया। जैसे ही हाथियों की टुकड़ी सलामी देने के लिए निकली, कंपन से वो लकड़ी का महल गिरा और उसमें आके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई और इसे हादसा माना गया। लेकिन कई लेखक लिखते हैं यह हादसा नहीं था, ये किसका काम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, शासक कौन बनता है? मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर बात? एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। यह हमारा खिलजी वंश समाप्त हो गया और तुगलक वंश क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। एक बार देख लीजिए, ग्रुप में भी आई जाएगा आपके। बढ़ा आगे। मैंने पहले कहा ये कन्वर्टेड है। पहले की हिंदू था, फिर क्या बना? मुसलमान बना। तो इसका कौन सा वंश करूं मैं? ठीक है, ये एक हिंदू था, बाद में मुस्लिम हो गया, करीबी हो गया किसका? मुबारक शाह खिलजी का। मौका देख के मुबारक शाह खिलजी की इसने क्या कर दी? हत्या कर दी। फिर क्या बन गया? शासक बन गया। फिर इसकी हत्या कर देता है कौन? गयासुद्दीन तुगलक। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसका। हटाएं। भेज दो ग्रुप में। चलो, अभी हम कुछ भी लिख इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि कांस्टेबल की एग्जाम पास है। सारी चीजें ग्रुप में ही मिलेंगी, तो जो ग्रुप में नहीं जुड़ा है वो ग्रुप में जुड़ जाए, नहीं तो फिर नहीं मिल पाएगा मटेरियल। खेल में क्या पढ़ा था कल हमने? पैरा ओलंपिक ना। चलिए आज ओलंपिक का पकड़ देते हैं। चलिए बताना, इससे पहले कॉमनवेल्थ देखा था। कॉमनवेल्थ कितने साल के अंतराल पे होता है? 4 साल। पैरा ओलंपिक भी कितने साल? 4 साल। ठीक है, चलिए चलिए, ग्रुप में ही आ गया है आपके, ग्रुप में से इसको देख लीजिएगा।
चलिए हम बात करते हैं ओलंपिक की। हमें पता है ओलंपिक कितने साल के अंतराल पे होता है, 4 साल, है ना। हमें यह भी पता है लास्ट टाइम ओलंपिक का कब हुआ था, टोक्यो, और 2024 में कहाँ होगा, पेरिस। पेरिस किसकी कैपिटल, किसकी कैपिटल, फ्रांस की, है ना। चलिए चलिए देखिए, प्राचीन ओलंपिक का प्रारंभ कहां से हुआ, यूनान से। कहां से हुआ, यूनान। और यूनान यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप। और ये हुए 1776 ईसा पूर्व में, 776 ईसा पूर्व में हुए। ये प्राचीन ओलंपिक है, जबकि आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ कब हुआ, 1896। प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व, आधुनिक ओलंपिक 896 ईस्वी, है ना, 1896 ईस्वी। और किसके प्रयासों से हुए, बोरोन पियरे डी कुबार्टी। क्लियर है। ओलंपिक करवाने की जवाबदारी एक समिति की है, ओलंपिक समिति। कौन सी समिति, ओलंपिक समिति। जैसे भारत में क्रिकेट को कौन मोटिवेट करता है, बीसीसीआई। और आपको पता होगा कल अजीत आगरकर को भारत का चीफ सिलेक्टर नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है, चीफ सिलेक्टर। अब इंडियन क्रिकेट टीम कहीं भी जाएगी तो टीम का सिलेक्शन अजीत आगरकर की चयन समिति में होगा। तो अजीत आगरकर भारत के नए क्रिकेट के चीफ सिलेक्टर बने, इस बात को ध्यान रखना। तो ओलंपिक एक ओलंपिक समिति करवाती है। इसकी स्थापना कब हुई, 1894। ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसाने में, और ये कहां पे आता है, स्विट्जरलैंड। और मैंने कई बार बताया स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न। क्या है, बर्न। स्विट्जरलैंड कौन से महाद्वीप में आता है, यूरोप। इसके प्रथम अध्यक्ष डिमिट्रियस विकेलास थे। ओलंपिक समिति, ओलंपिक कमेटी के पहले चेयरमैन थे डिमिट्रियस विकेलास। ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की पत्नी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक जब होता है तो उसमें ओलंपिक ध्वज फहराया जाता है। क्या फहराया जाता है, ओलंपिक ध्वज। तो ओलंपिक ध्वज फहराने की प्रथा 1920 में शुरू हुई। कब शुरू हुई, 1920 में। क्वेश्चन क्या बनेगा आपको, ओलंपिक ध्वज फहराने की परंपरा किस वर्ष प्रारंभ हुई, 1920। और 1920 में कौन सा ओलंपिक प्रारंभ हुआ था, एंटवर्प ओलंपिक। ठीक है। ओलंपिक ध्वज जो है उसमें कितने चक्र हैं, 5। इसमें नीला चक्र किसको दर्शा रहा है, यूरोप महाद्वीप को। कौन से महाद्वीप को, यूरोप। पीला एशिया, काला हरा, लाल उत्तरी अमेरिका, दक्षिण। कितने महाद्वीपों को दर्शाया, 6। 6 है यार, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, ये 2 है। अच्छा, एक महाद्वीप को और क्यों नहीं दर्शाया, अंटार्कटिका। वहां से कोई नहीं आता क्या, क्या आता है कोई, वहां मानवीय आबादी नहीं है तो किसको लाओगे। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, विज्ञान के लिए समर्पित कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक में मशाल आती है ना, दुनिया का भ्रमण करती है। तो मशाल का प्रारंभ 1928 ओलंपिक से प्रारंभ हुआ। कौन से ओलंपिक से, 1928। और ये ओलंपिक कौन सा था, एम्स्टर्डम। ठीक है। शपथ ग्रहण की परंपरा, खिलाड़ियों को शपथ दिलाई जाती है कि हम ईमानदारी से खेलेंगे। इसका प्रारंभ भी 1920 से हुआ। कौन से ओलंपिक से, एंटवर्प। खेलों का शुभंकर आइकॉन की परंपरा 1968 ओलंपिक से प्रारंभ हुई। और ये ओलंपिक कहां हुआ था, मेक्सिको। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में इजराइल के एथलीट मारे गए थे। किसके एथलीट, इजराइल के। क्लियर है, आतंकवादी घटना थी, इजराइल के एथलीट मारे गए थे इसमें। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड माइकल फेल्प्स का है। इन्हें गोल्डन शार्क कहा जाता है। ये तैराकी के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अकेले कितने पदक जीते हैं, 28। इन्होंने अकेले 28 पदक जीते हैं। इनमें से 23 गोल्ड है, 3 सिल्वर और 2 ब्रांज। इसने अकेले ने 28 पदक जीते, अमेरिका के खिलाड़ी है। और हमारी पूरी टीम ने, भारत ने अब तक 35 ओलंपिक पदक जीते।
मेरी बात समझ लो। इस भाई साहब ने अकेले 28 पदक जीते, अकेले सिंगल, और हमने कुल मिला के 35 पदक जीते। कुल मिला के कितने जीते? 35। समझ में आ रही बात? बीजिंग ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक हुआ था 2008 में। बीजिंग ओलंपिक में इसने कितने पदक जीते थे? 8। आपसे पूछेगा बीजिंग ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा पदक जीते? माइकल फेल्प्स। ये पूरा कांस्टेबल के हिसाब से पिछले पेपर उठा के देख लेना, मिल जाएगा। ओलंपिक खेलों में देश के तौर पर सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? रूस के नाम है। और इसने कितने गोल्ड जीते? 55। ओलंपिक में भारत की ओर से भाग लेने वाला पहला खिलाड़ी नरप्रिजार्ड, और ये आंग्ल भारतीय था। आंग्ल भारतीय का मतलब समझा चुका हूं, एंग्लो इंडियन था। कौन था? एंग्लो इंडियन। तो आपसे पूछेगा कि भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? नॉर्मन प्रिजार्ड। फिर देखें, भारत की प्रथम भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में भाग लिया था, मेरी लीला राव। किसे लिया था? मेरी लीला राव। क्लियर? ये पहली महिला थी। 1916, 1940, 1944 ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ। देखो, 1916 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, कौन से विश्व युद्ध के कारण? प्रथम विश्व युद्ध। और अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें, तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला है? 1914 से 1918। 1914 से 1918 कौन सा विश्व युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध। तो 1916 में ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ। अब आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर की अवधि क्या है? 1939 से 1945। तो देखो, 40 में नहीं हो सका क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर जारी था। 44 में भी नहीं हो सका क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर शामिल था, चल रहा था। मतलब कितनी बार ओलंपिक नहीं हुआ? 3 बार। अच्छा, कॉमनवेल्थ कितनी बार नहीं हुआ? 2 बार। कॉमनवेल्थ 2 बार, ओलंपिक 3 बार। कॉमनवेल्थ भी बता दिया था मैंने। लंदन एक ऐसा शहर है जहां 3 बार ओलंपिक का आयोजन हुआ है। कितनी बार? 3 बार। लंदन एकमात्र ऐसा शहर है जहां 3 बार ओलंपिक हो चुके हैं। पहली बार 1908, 1948, 2012। 2012 में भी कौन सा ओलंपिक हुआ था? लंदन। कौन सा हुआ था? लंदन। तो लंदन एक ऐसा शहर है जो 3 बार किसका आयोजन कर चुका है? ओलंपिक का। बात समझ में आई? ये ओलंपिक का पार्ट 1 है। कल ओलंपिक का पार्ट 2 करवा दूंगा, एक बार देख लीजिए इसको। देख लिया? चलिए बताना। दिल्ली सल्तनत का पहला भारतीय सुल्तान कौन था? खुसर शाह। कौन था? खुसर शाह। खुसर शाह किसकी हत्या करके सुल्तान बना था? मुबारक शाह खिलजी। किसकी? मुबारक शाह खिलजी। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक कौन था जिसने पैगंबर का सेनापति उपाधि धारण की थी? खुसर शाह।
किसने की थी? खुसर शाह। पहला भारतीय मुसलमान कौन था? खुसर शाह। कौन था? खुसर शाह। अगर कहा जाए दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक जिसने खुसर शाह को अपना वजीर नियुक्त किया, मुबारक शाह खिलजी। कौन था? मुबारक शाह खिलजी। दिल्ली सल्तनत का ऐसा वंश जिसने केवल 30 सालों तक शासन किया, खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत का ऐसा वंश जिसने काफी लंबे समय तक शासन किया, तुगलक वंश। कौन सा है? तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल का नाम बदल के क्या रख दिया? सुल्तानपुर। क्या रख दिया? सुल्तानपुर। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण की, गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक जिसने डाक व्यवस्था और यातायात व्यवस्था पे ध्यान दिया, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के जीवन का अंतिम अभियान कौन सा था? बंगाल का अभियान। बंगाल के अभियान से दिल्ली लौटते समय स्वागत समारोह में किसकी मृत्यु हो गई? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को मारने का षड्यंत्र किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? 776 ईसा पूर्व। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? 1896 ईस्वी। अगर कहा जाए ओलंपिक का आयोजन कौन करती है? ओलंपिक समिति। कौन करती है? ओलंपिक समिति। ओलंपिक समिति का स्थापना वर्ष 1894। कौन सा है? 1894। ओलंपिक के ध्वज में कितने महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व है? 6। कितने? 6। नीला यूरोप, नीला काला अफ्रीका, काला पीला एशिया, पीला हरा ऑस्ट्रेलिया, हरा लाल उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। कितनी बार ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ? 3 बार। पहली बार फिर 1944 प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। एकमात्र ऐसा शहर जो 3 बार ओलंपिक का आयोजन कर चुका है, लंदन। कौन कर चुका है? लंदन। ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ने कुल कितने पदक जीते? 28। किस क्षेत्र से संबंधित? तैराकी की। किससे संबंधित है? तैराकी की। बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते? माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स। कितने? 8। कितने? 8। किसी ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड किस देश के नाम है? रूस। म्यूनिक ओलंपिक 1972 में किस देश के एथलीट मारे गए? इजराइल। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम भारतीय नॉर्मल प्रिजार्ड। और ये क्या था? आंग्ल भारतीय। पहली भारतीय महिला है ना, पहली भारतीय महिला मेरी लीला राव। कल जो है हम ओलंपिक का पार्ट 2 देखेंगे, भारत ने कितने पदक जीते, क्योंकि खेल से आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने पिछली बार आपको टेबल टेनिस, बैडमिंटन इसके बताए हैं। एक एक क्वेश्चन सबका मिलेगा, एक या दो, इससे ज्यादा उम्मीद आप किसी की ना करें। 1-2 कल्चर, 1-2 हिस्ट्री, 1-2 कॉन्स्टिट्यूशन, 1-2 स्पोर्ट्स, है ना, एमपी 2-3 क्वेश्चन। इससे ज्यादा क्वेश्चन पिछली बार भी नहीं थे, तो 1 या 2 क्वेश्चन। अब दिक्कत यह है कि हमें एक एक क्वेश्चन की मेहनत तो करनी है, क्योंकि हमें हमारा स्कोर बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? स्कोर बढ़ाना है। इसलिए हमें इसमें मेहनत करनी है। 75 से नीचे नहीं होगा अनरिजर्व कैटेगरी, 75 के नीचे नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। 75 प्लस जो जाएगा, 75 या 70, उसी का सिलेक्शन सेकंड स्टेज के लिए होगा, ताकि बाद में वो फाइनल स्टेज में आ जाए। तो हमें उतने नंबर की प्रैक्टिस करनी है ताकि हम मेरिट से भी बाहर ना हो। क्लियर है? आप सोम मंगल हमने संविधान देखा था, बुध गुरु हमारा इतिहास है, शुक्र शनि हमारा मध्य प्रदेश है, और रविवार हमारा इकोनॉमिक्स है। और हर लेक्चर के बाद में हम स्पोर्ट्स देख रहे हैं। हर लेक्चर के बाद जब स्पोर्ट्स पूरा हो जाएगा तो कल्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? कल्चर। तो जो दूसरा टॉपिक है हम लेक्चर के बाद 5-10 मिनट में ही उसको क्या करेंगे? पूरा करेंगे। लिखने का काम इसीलिए रोक दिया गया है कि भैया अभी समय हमारे पास कम है,
फिर भी आप घर जाके जरूर लिखें, क्योंकि क्या होता है जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो वो हमें उस समय क्या रह जाती है, याद रहे। पीडीएफ से कोई चीज याद नहीं होती, ये तो आप लिख के रख लो। पीडीएफ तो जमाने की आती है आपके पास और चली भी जाती है। जब तक आप उस चीज को नहीं लिखते हो, चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। क्लियर है? तो इसके आगे फिर हम देखते हैं कल। ये वाली पीडीएफ भी मैं शेयर कर